बहुत शुक्रिया आपको। अगर आप देखें कि ये घटना का मतलब कि क्रिएशन कैसे हुआ है, तो इस मुद्दे पे हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं के 8 पॉइंट लेके इस्कॉन वालों ने एक मतलब कि मिसिल जैसा किए थे, प्रोटेस्ट जैसा किए थे वहां पे। वैषम्य विरोधी छात्र आंदोलन चिटागांव में बांग्लादेश का झंडा लहराए थे, और उस झंडे के ऊपर गेरुआ एक झंडा लहरा दिया गया था उस मीटिंग के दौरान। इसके बाद इसके बाद इस घटने पे एक केस फाइल हुई, और उस केस फाइल के अगेंस्ट में चिन्मय जी का गिरफ्तारी हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मुल्क के झंडा के ऊपर कोई दूसरा झंडा लहराया जाए तो ये राष्ट्रद्रोह होता है। और राष्ट्रद्रोह जब होगा तो उस राष्ट्रद्रोह मामला में जिसके खिलाफ होगा उसको गिरफ्तारी किया जाएगा। यहाँ पे जो सरकार है वो सरकार साफ बयान दे रही है कि चिन्मय को एकदम प्रॉपर 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 अभियोग के मतलब बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है। और उनके खिलाफ कोई भी धर्मीय दृष्टिकोण से उनको नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी मुसलमान होता या क्रिश्चियन होता या जो भी नागरिक होता, बांग्लादेश का नागरिक अगर है, तो उसके खिलाफ वही किया जाता जो चिन्मय जी के साथ किया जा पर रहा है। आपको लगता है चिन्मय जी तो कि चिन्मय जी का मामला, चलिए एक वो है, मैं जरा सा बोलना लेकिन चाहता हूं आपको, मैं एक और सवाल मैं पूछूंगा, जरा सा आप ही से और पूछ बोलना रहा हूं। चाहता हूं। मैं मैं आपसे जरा ही सा और सवाल बोल पूछ रहा देता हूं, एक हूं। सवाल मैं पूछ लेता उस हूं, दिन आप जब उनको कंटिन्यू कोर्ट रखिएगा में इसको, लिया गया। अपनी बात को। जी। चिन्मय जी का मामला, चलिए आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हुआ। क्या हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदुओं पर अटैक की जो हमारे पास विजुअल्स रोज आते हैं, क्या वो भी आप जस्टिफाई करते हैं? जी, मैं बता रहा हूं आपको, ये जैसा आप सुनिएगा। जिस दिन चिन्मय जी को गिरफ्तार किया गया उस दिन चिटागांव में बहुत तहल बहल मची, और दो पक्ष के अंदर बहुत मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जो है हिंदुओं की तरफ से मस्जिद को भी तोड़ा गया है। और जो है वहां जब ये घटना जब घट रही थी, तब वहां पर बहुत किस्म का जो है आदमी का एक वकील का, आप जानते हैं कि किलिंग हो गया था, और वो वकील मुस्लिम थे। सो ये सब घटनाएं भी लेकिन यहाँ हुई है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ के अवाम लेकिन शांत रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब कि इस घटना के बाद वो लोग जो है यहाँ पे हावी नहीं हुए हैं। यहाँ बहुत शांति बरकरार थी। यहाँ पे पुलिस लोग काम किया है, पुलिस लोग एक्शन में किया है। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग को दबाने का, दोनों पक्ष को लेकिन दबाने का कोशिश किया गया है। और तो और जो है इस घटना के बाद एक एक केस ऐसा फाइल हुई देखिए, है कि आप कौन बोल लोग तो रहे शहीद हैं को। इमादुल्ला साहब, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह के वीडियोस वहां से आते हैं उससे कहानी कुछ और दिखाई देती है। वहां कहानी ये दिखाई देती है कि वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं वो हावी हैं, और वो माइनॉरिटीज़ पर और ख़ास तौर से हिंदुओं पर लगातार अटैक कर रहे हैं। मैं एक वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो है वो हमारे पास आया, वो भी दिखाने की दर्शकों को कोशिश कर, अगर पीसीआर दिखा पाए। ये एक हिंदू व्यक्ति की मौत हुई है, और वहाँ पर मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उनका ये कहना है कि अगर आप दाह संस्कार करना चाहते हैं इस हिंदू का, तो आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। ये सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में जो है दिखाया जा रहा है। अगर इस तरह के वीडियो जो हैं सामने आते हैं तो फिर निरर्थक हो जाता है। ये वीडियो का फैक्ट चेकिंग नहीं किया गया है। ये वीडियो कहाँ से आई है, कैसे बनी है, ये सब के बारे में मुझे पता नहीं है। और यहाँ की सरकार को भी इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ये बस इंटरनेट में एक घूमता हुआ वीडियो है जो सब कोई देख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो नीति निर्धारक लोग हैं उनके नज़र में ये सब आने से वो लोग शायद इसके बारे में कोई भी पर एक मतलब चीज के जो फेलियर दिखाई देता प्रोटेस्ट है, जो इमादुल्ला एक्शन साहब लेंगे। फेलियर दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि माइनॉरिटीज और हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। माइनॉरिटीज जो है यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग हैं वो लोग, आपको हम बता के रखे, 5 दीपक अगस्त वोरा जब साहब हंस रहे हैं पिछला आपकी बात सरकार पर, मैं का दीपक वोरा जी पिछला को लाना सरकार जब चाहूंगा। फॉर्म किया, तब दीपक 5 वोरा जी, अगस्त के बाद से इमादुल्ला यहाँ का साहब एक आम मिनट आदमी रुकिएगा, यहाँ पे मैं जितना आपके पास मंदिर दोबारा है वो सब आऊंगा। मंदिर में जाकर मैं पहरा दोबारा लगाते आपके थे। पास आऊंगा इमादुल्ला साहब। दीपक वोरा जी आपकी बात पे हंस रहे थे। दीपक वोरा जी, आप बांग्लादेश को अच्छे से जानते हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्या, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग इन बांग्लादेश? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, और बाकी विशेषज्ञों से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आपसे भी सीखता हूँ। यू आर आउटस्टैंडिंग। आपने पूछा व्हाट इज गॉन रॉन्ग इन बांग्लादेश, काउंटर क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग राइट इन बांग्लादेश।
इसका मुझे जवाब मिले। ये साहब तो ब्लिंकर पहन के बैठे, हाँ सबको ठीक है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। एरेंट नॉनसेंस। ये पाकिस्तान के जो साथ हमारा क्रिकेट मैच होना था, अभी मैं उनके पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, आईसीसी ये करेगी, इंडिया वो करेगा, दुबई ये करेगा, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, अल्लाह ताला आके क्रिकेट खेलेगा वहां पर। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आप जानते हैं मुल्ला साहब, पिछले साल मैं बात कर रहा हूं 2023 की, जितने आतंकी हमले पूरी दुनिया में हुए थे, पढ़िएगा इसको, 92% इस्लामिक देशों में थे। हाँ, इस्लामोफोबिया है ना, ये इस्लामोफोबिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो अपनी आंखों से पहले आप ब्लिंकर्स हटा ही लीजिए, मैं अपना चश्मा उतार देता हूं, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आते तो मुझे चश्मा दोबारा पहनना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत ट्रिपल लॉक लगाएगा आप पे। जो अत्याचार इस समय हो रहे हैं सर, ये वीडियोस झूठ नहीं बोलते हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप समझते हैं क्या है सोशल मीडिया? आप जो मर्जी कहते रहे अपने चैनल्स पर, अपने रेडियो पर, लेकिन जब तक हमारे पास इंडिया डेली लाइव जैसे चैनल्स हैं जो सच्चाई बताते हैं, आप कहीं छुप नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिपल लॉक क्या है। आप जानते हैं भारत ने कितने सॉफ्ट लोन्स दिए हैं बांग्लादेश को? $8 बिलियन। बिलियन में 9 शून्य होते हैं। 8 बिलियन। पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, रेलवेज में, रोडवेज में, एजुकेशन में, आईसीटी, बहुत। इनको हम फ्रीज कर दें, क्या हाल होगा आपका? आपका गारमेंट सेक्टर तो भाग गया है, वो भारत आ रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं। क्या हो रहा है सर आपकी इकोनॉमी को? जानते हैं आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप यूनाइटेड नेशंस की बात अभी हम सुन रहे थे, मैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का बताता हूं सर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? 40%। हाँ, नहीं है, सबकी नौकरी है ना सर? बोलिए ना, बोलिए कि सबके पास वोरा नौकरी है। साहब, ये बात तो आप बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन भारत कर क्या रहा है? ये ये सब जो बात भारत में सरकार जितनी बोल आवाजें रही है उठ कि रही हैं इसको लेकर, मैं जरा सा बोलना चाहता हूँ इस मद्दे मैं पे, आपके पास आऊंगा मादुल्ला साहब, मैं आपके पूरा जवाब लूंगा आपके साथ। मादुल्ला साहब, मैं आपसे पूरा जवाब मादुल्ला साहब, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा, फिक्र नहीं करिए, आपसे पूरा जवाब लूंगा। इस वक्त वोरा साहब बोल रहे हैं, वोरा साहब की बात सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो सर, ये जो हमने मदद की है, इकोनॉमिकली बहुत प्रेशर पड़ेगा। दूसरी चीज, ये आपको ये भी बता देता हूं सर, भारत के पास इतनी ताकत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कॉन्डेमनेशन बांग्लादेश को करे, और फिर आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने चले जाएंगे। ये जो बुजुर्गवार 90 साल या 85 साल के जो कहते हैं मैं इंटरिम एडवाइजर हूँ, ये हूँ, वो, कुछ नहीं होना। फाइनली सर, दीपक जी, हम ये तो कह रहे हैं कि भारत ये कर सकता है, लेकिन भारत कर क्या रहा? मैं ये तो बता रहा हूं ना सर आपको, ये नहीं है कि मैं आपके सामने सब कुछ रखूंगा, लेकिन जिन चीजों पर विचार विमर्श हो रहा है, ये 2 हैं, और फाइनली एक ब्रह्मास्त्र है सर। मुझे मालूम नहीं है हम उसका प्रयोग करेंगे। सर, रुवांडा में जब मैं था 1994 में जेनोसाइड हुआ था, आपको याद है सर? वहां पर 100 दिन के अंदर 10 लाख टुट्सी, जो 15% थे आबादी, 85% हुटू ने मार दिया था उनको, और उसके बाद बहुत बवाल हुआ। तब ये निकला यूएन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट 2005 में। इसके 3 पहलू हैं सर, आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले, आपकी सरकार, हर सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करो। अगर आप अकेले नहीं कर पाते, किसी दूसरे देश की मदद लो, और अगर वो भी नहीं कर पाते, कोई भी देश यूनिलैटरली जाके माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वोरा साहब, मैं एसके दत्ता साहब को भी इस बहस में लाना चाहूंगा, काफी देर हो गई। ज्यादा भूल गया मैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक बातें बोली हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा फिर इस सवाल को लेकर कि आखिर भारत कर क्या रहा है। कर तो सकता है, लेकिन करते हुए क्या दिख रहा है? आप दत्ता साहब, आपको क्या लगता है कि भारत जो है उसे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, संघ परिवार जो है, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है इस वक्त। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, और हिंदुओं पर हिंसा जो है वो रुकनी चाहिए, ये वो सरकार को कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें बोल देता हूं। ये इतना गैर गुजरा और एक तरह से मतलब कि इतनी घटिया कौम है कि 71 की लड़ाई पे जब भारत ने इनको आजाद किया था, वो भारत का वो जो योगदान है, उस योगदान को भूल चुका है।
अगर 71 पे भारत अगर बांग्लादेश को पैदा नहीं करता और पाकिस्तान से आजादी नहीं दिलवाते, ये तमाम जितने सारे कट्टरपंथी और जमात के जितने लोग जो हुड़दंग मचा के रखे हैं, ये दूसरे जेनरेशन तीसरे जेनरेशन के नाजायज कौम होते, पाकिस्तान के आर्मी के, पाकिस्तान के ISI के और पाकिस्तान के राजाकार के। भारत के इस योगदान को भूल गया है बांग्लादेश। अरे बांग्लास्थान बनाओगे आप लोग, हाँ, उड़ीसा और बिहार और झारखंड और पूर्वोत्तर को जोड़ के। चेतावनी देता हूं कम्युनल फासिस्ट मोहम्मद यूनिस को कि भारत के सेना को 10 मिनट लगेगा बांग्लादेश को जी 10 मैं इमादुल्लाह साहब के पास समय कम है। इमादुल्लाह साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। हो सकता है जी जी दत्ता साहब, वो इमादुल्लाह साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनको लगेगा हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आपको क्या लगता है भारत का जो बांग्लादेश के प्रति जो काम भारत ने किया है, जो भारत ने उसके लिए दोस्ती निभाई है, वो भूल गया है कि बांग्लादेश कभी भी भारत का दोस्ती को भूला नहीं है। 71 में भारत जो किया है बांग्लादेश के साथ, जो हेल्प किया है, उसके लिए भारत के पास कृतज्ञ है बांग्लादेश। आज भी मैं एक प्रोग्राम कवर कर रहा था जहां पे यहाँ के फॉरेन एडवाइजर जनाब तौहीद अहमद मतलब प्रेजेंट थे। वो आज भी ये बात बोले हैं कि भारत के साथ हमारे जो स्थिति है, हमारा जो दोस्ती है, ये हम लोग बहुत अच्छा से निभाना चाहते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग का दोस्ती ऐसा होगा कि हम लोग दोनों मुल्क फायदे में रहेंगे, कोई एक मुल्क फायदा में नहीं रहेगा, दोनों मुल्क हम लोग फायदा में रहेंगे। भारत से हम लोग का आपसी सब मामला है, हम लोग को 3 तरफ से भारत है। भारत का जो हेल्प है 71 में, वो कभी हम लोग कोई जो है यहाँ पे, पर अगर इस तरह की घटनाएं जो है वो बांग्लादेश में होंगी तो भारत को दर्द होगा, और भारत को दर्द होगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी बांग्लादेश की। लेकिन ये जो घटनाएं आप लोग दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, ये सब जरा सा ज्यादा ही बढ़ावा है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हम लोग फील्ड में जो देख रहे हैं वो आप लोग जो है एकदम जैसे दिखा रहे हैं, इतना हालत यहाँ का खराब नहीं है। यहाँ का आम आदमी बहुत ही शांति प्रिय है और यहाँ का आम आदमी हिंदू मुसलमान के साथ मिल के रहता है। आपको एक इंफॉर्मेशन दे के रख दे। वोरा साहब, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? दीपक वोरा साहब, यहाँ पे इंसान लोग काम किया है। अहमदुल्लाह साहब, मैंने आपको सुन लिया। वोरा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि दत्ता साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है, जो ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और ये चीज भी बिल्कुल सही है कि जो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था उसमें आप सब जानते हैं भारतीय सेना की क्या भूमिका रही थी, वी ऑल नो दैट। लेकिन एक चीज सब बहुत अहम है, हम जब मैं वहां गया हूं, जब रहा हूं वहां पर, हमेशा मैं देखता था कि बंगाली आइडेंटिटी उनकी बहुत प्रोमिनेंट होती और इस्लामिक आइडेंटिटी पीछे रह जाती। अब लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है कि हम पहले मुसलमान हैं। जब मैं वहां होता था कहते थे हम पहले बंगाली हैं, फिर बांग्लादेशी हैं, फिर मुस्लिम हैं। क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे एक बार फिर रिफ्यूजी प्रॉब्लम भारत की जो सीमा है उस पर आपको होती दिखाई दे रही? सर, इस बात तो हम कंट्रोल कर लेंगे, बॉर्डर फेंसिंग के जरिए हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। सर एसके दत्ता साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जब बंटवारा का हुआ 24% थी ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या, और आज वो जाके 7% के 7 से लेके 8% के बीच में हुआ है। क्या बंगाल के खाई ने खा गया है क्या इतने 14% 15%? इमादुल्लाह साहब, जवाब दीजिए, क्या लगातार हिंदुओं की जो पॉपुलेशन बांग्लादेश में घटी है, क्यों घटी है? मैं सुन सका हूं। मैं दत्ता जी आपको बहुत सम्मान के साथ मतलब के बता रहा हूं कि आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ 105 एनक्लेव्स थे इंडिया की, जहां पे बहुत हिंदू रहते थे। जब ये एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ तब यहाँ से बहुत पैमाने में हिंदू जो भाई बहनें मेरी थी वो लोग चली गई हैं भारत। इसके बाद वो पैमाना अभी आकर 8% में रुका है। मैं आपसे एक सवाल उल्टा करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में यहाँ पे संख्यालघु मतलब के माइनॉरिटीज जो है यहाँ पे सिविल सर्विस में पिछली सरकार की दी हुई तथ्य अनुजाई 8% है। आपके इंडिया में कितना परसेंट माइनॉरिटीज को? दत्ता साहब जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछा गया, आपके पास मेरे ये सवाल रहा। देखिए, यहाँ पे सफेद झूठ बोलना बंद करें।
बांग्लादेश पैदा होने झूठ के नहीं बाद है, उसके बाद ये झूठ नहीं है। आपने मिस्टर सवाल जी, ये किया सच है। अहमदुल्ला आप साहब, सुनिए, आप दत्ता गूगल साहब पे से देख जवाब सकते सुनिए हैं। आप। आप गूगल सुनने करके का देख क्षमता सकते हैं, रखिए। प्लीज, ये गूगल पे इमादुल्ला साहब, इन्फॉर्मेशन है। दत्ता साहब से जवाब गड़बड़- सुन लेते हैं, वैसे भी समय बहुत खत्म हो गया लगभग। एक सवाल जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। बांग्लादेश पैदा होने के बाद उसके बाद भी हिंदुओं की संख्या कितनी थी बांग्लादेश में, और आज कितना हुआ है? ये तमाम जितने सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है हिंदुओं को, सफेद झूठ है क्या? ये सारी चीजें सफेद झूठ है। चेतावनी दोबारा जी। दे रहा हूं मोहम्मद यूनिस को कि जी। ज्यादा दिन दूर नहीं है, भारत अपनी सेना को भेजेगी अगर जी। आप लोग तत्काल ये सारी चीजें जी, बंद दत्ता नहीं साहब। करते हैं। ये हमारे को देखना होगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद भारत का रिस्पांस क्या होता है, क्योंकि भारत में भी इस बात को लेकर सरकार के ऊपर बेहद प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे हिंदू संगठन जो हैं वो इसको लेकर प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग जो हैं वो बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसको लेकर चिंतित हैं।